बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं हरी खाद के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ग्रीन मैन्योरिंग। ये हरी खाद होती क्या, पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यानी जब भूमि की भौतिक और रासायनिक दशा को सुधारने के लिए हम बोई गई फसल को हरी अवस्था में ही या अन्य जगह से लाई हुई हरी पत्तियां भूमि में दबा करके सड़ाकर जो खाद तैयार करते हैं, उसी को हम लोग ग्रीन मैन्योरिंग या हरी खाद के नाम से जानते हैं। हरी खाद हमारी बहुत परंपरागत तरीके से की जाने वाली, ये तैयार की जाने वाली खाद है। ये जब धीरे धीरे गोबर की कमी हुई तो किसान के पास ये विकल्प हुआ कि हम खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ फसलें उगा करके ही हम उसकी उर्वरा शक्ति मेंटेन कर सकते हैं। तो उसमें से नंबर 1 जो फसल हमारी उस समय वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सबसे अधिक अच्छी जो होती है हमारी ग्रीन मैन्योर की फसल कौन होगी, तो उसमें था सनई। जानते हैं इसको हम लोग सनई या सनहैम के नाम से जानते हैं। सनई या सनहैम, इंग्लिश इसको सनहैम कहते हैं। सबसे अच्छी फसल जो होती है सनई की मानी जाती है हरी खाद के लिए। इसको हम लोग बोते हैं, बो करके फिर खेत में पलट करके सड़ाते हैं, सबसे अच्छी। उसके बाद ढैंचा है, ग्वार है, आपकी लोबिया है, उर्द है, मूंग है, और रबी में बोई जाने वाली फसलें आपकी है सेंजी और बरसीम। इसको भी हम लोग हरी खाद के लिए प्रयोग करते हैं। तो हरी खाद बनाने के लिए हमारे मुख्य रूप से 2 टाइप से बनाते हैं। एक होता है नंबर 1 ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू, यानी ये होता क्या है, यानी उसी खेत में उर्वरा जो होती है हमारी हरी खाद की फसल को हम लोग बोते हैं और उसी खेत में उसको हम लोग पलट करके सड़ा देते हैं। उसी को कहते हैं ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू, यानी उसी फसल में पौधा बो करके सड़ाना। इसमें मुख्य रूप से देखिए हमारे ये उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां पर अधिकतर वर्षा होती है। वर्षा होने से क्या होता है कि जब उसको हम पलट देते हैं मिट्टी में, तो पानी से धीरे धीरे उसमें सड़ करके हमारी हरी खाद तैयार हो जाती है। और जो होता है ग्रीन मैन्योरिंग, लीफ ग्रीन मैन्योरिंग होती है। ये क्या होती है कि हमारी जो ग्रीन मैन्योर होती है वो पेड़ पौधों की पत्तियां और टहनियां होती हैं, उसको हम अन्य जगह से ला करके अपने खेत में मिट्टी में दबा करके जब सड़ा कर तैयार करते हैं, तो उसको कहते हैं ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। यानी वो जो हम उसकी पत्तियां कौन कौन सी हो सकती हैं, आपकी पोंगामिया पिन्नाटा, इसको करंज कहते हैं, आपकी सीरस की पत्ती हो सकती है, कैसुआ फिस्टुला यानी अमलतास की पत्तियां हो सकती हैं, अन्य जो जंगली पौधों की पत्तियां हो सकती हैं और टहनियां मुलायम हो सकती हैं, उसको हम लोग ला करके जमीन में सड़ा देते हैं। ये भी ज्यादातर दक्षिण भारत में ही अपनाई जाती है, लेकिन अपने यहाँ मुख्य रूप से ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू ही अपनाया जाता है। तो देखिए, जब हमें ग्रीन मैन्योर तैयार करना है तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट क्या रखेंगे कि फसल का चुनाव। उसमें फसल के जो चुनाव करें, कौन कौन सी फसल, जैसे बताए थे आपको नंबर 1 पर हमारी सनई है, नंबर 2 पर ढैंचा। ढैंचा जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। दूसरे नंबर पर ढैंचा हो गया। तो इसके अलावा हमारी है ग्वार है, लोबिया है, उर्द है, मूंग है, चना है, मटर है। इसको क्या, चना हम लोग या मटर इस्तेमाल करते हैं, तो मटर की फलियां तोड़ने के बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग मिट्टी में पलट करके ग्रीन मैन्योर के रूप इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो हम लोग मुख्य रूप से उगाते हैं उसमें सनई, ढैंचा और जो बरसीम, उधर जो सेम हमारी होती है रबी सीजन में सेंजी होती है, जिसको हम लोग मेलीलेटर सल्वा के नाम से भी जानते हैं। तो इस फसल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, विशेषताएं क्या होनी चाहिए। देखिए, जैसे हमारी जो हरी खाद की जो हम फसलें चुनते हैं, उसमें मुख्य लक्षण ये होना चाहिए हमारी फसल जो हो वो विगरस वेजिटेटिव ग्रोथ हो, मतलब कि उसकी जो वानस्पतिक वृद्धि हो बहुत अधिक हो, उसमें पत्तियों की संख्या भी अधिक हो, और हमारा जो पौधा वो मुलायम प्रवृत्ति का हो जिससे आसानी से सड़ सके। और वो 2 दलहनी फसल, उसकी जो शर्त होती है लिग्यूमिनस क्रॉप, यानी 2 दाल वाली फसल होनी चाहिए। उससे क्या विशेषता है कि जानते हैं जितनी लिग्यूमिनस क्रॉप होती हैं वायुमंडल की नाइट्रोजन को वो स्थिर करती, फिक्स करती। जैसे हमारा ये पौधा है, ये जड़ है, ये जड़ें होती हैं, इसकी जगह देखिए नोड्यूल्स बनाते हैं, रूट नोड्यूल्स। इसमें होता है राइजोबियम, राइजोबियम जीवाणु होता है, राइजोबियम जीवाणु होता है। वो क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को लेकर के फिक्स करता है, जो हमारे फसलों के लिए उपयोगी होता है। ये अपने फसलों से अपना भोजन लेता है या वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के फसलों को देता है। तो सिम्बियासिस रिलेशन होता है। इसीलिए जो हम फसल चुनाव करें वो दलहनी फसल होना आवश्यक होता है, अच्छी मानी जाती है।
इसके अलावा होना चाहिए को गहरी जड़ वाली हो। जानते जितनी हमारी लिग्यूमिनस क्रॉप होती हैं वो सब गहरी जड़ वाली होती हैं, उसकी रूट्स गहराई पर जाती हैं, तो क्या करती है ऊपर के न्यूट्रिएंट हमारे सेफ रहते हैं और गहराई से वो न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। और उसकी विशेषता होनी चाहिए कि वो हार्ड कंडीशन में भी, एडवर्स कंडीशन में भी, जैसे ऊसर मिट्टी में भी हम लोग हरी खाद करते हैं तो एडवर्स कंडीशन में भी जग सकती है, और उसका बीज आसानी से उपलब्ध हो। ये सब विशेषताएं उस हरी खाद में होना चाहिए। अब ये देखिए बनाने का तरीका क्या है। जैसे हम लोग देखिए हरी खाद के लिए सनई का चुनाव कर लिए, सपोज दैट सनई ले लिए। अब सनई के लिए क्या करेंगे, पहले खेत को हम एक बार जुताई कर लेते हैं। इस बार बीज की मात्रा कितनी डालते हैं, बीज की मात्रा जो होता है सनई के लिए होता है ये 80 किलोग्राम, 80 से 90 किलोग्राम केजी प्रति हेक्टेयर होता है। और जो ढांचा होता है हमारा, ढांचे में 60 केजी बीज प्रति हेक्टेयर, ये प्रति हेक्टेयर है। जो भी हम लोग इसका मात्रा बताएंगे जानेंगे, वो प्रति हेक्टेयर माने 10,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के लिए इतना बीज जो पर्याप्त होता है। तो इस बीज क्या करते हैं हम लोग, छिड़क करके पाटा लगा देते हैं और जमा हो जाता है। अब इसकी पलटाई कितने दिन बाद करते हैं, जानते हैं ये वृद्धि होती रहती है। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग उर्वरक भी डाल देते हैं शुरुआत के लिए। जानते हैं लिग्यूमिनस क्रॉप के लिए फास्फोरस करीब, फास्फोरस जो होता है हमारा 50 से 60 किलोग्राम, अगर हम लोग इतना मात्रा इसको मिला दें। और जो नाइट्रोजन की है करीब 20 से 25 किलोग्राम। ये स्टार्टर का काम करता है, केजी प्रति हेक्टेयर। ये जैसे हम लोग हमारी फसल बोए उसको बढ़ने के लिए एक बार नाइट्रोजन स्थिर करने लगती है, लेकिन शुरुआत में 20 से 25 किलो नाइट्रोजन डालते हैं तो हमारी फसल अच्छी होती है। और जो फास्फोरस होता है ये जानते हैं कि रूट के वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है। जब अधिक हमारी जड़ें फैलेंगी और उसकी अधिक संख्या होगी तो वायुमंडल की नाइट्रोजन भी अधिक से अधिक स्टेब्लिश होगी। इससे हमारी हरी खाद में और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा हम ये खाद तैयार हो गया, इसकी पलटाई कब करते हैं। देखिए बरसात से इतनी बरसात होती रहती है, इसको पलटाई कब करेंगे, ये जब लगभग हो जाती है 50 से 60 दिन की, या 7 से 8 सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह, 6 से 8 सप्ताह में इसकी, यानी 50 से 60 दिन में इसको हम लोग पलटाई करते हैं। पलटाई करने का सबसे अच्छा टाइम जो होता है इसकी फ्लावरिंग यानी फूल आने की अवस्था पर, ये जानती है इसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है सबसे अधिक होती है, इसलिए इस अवस्था पर हम इसकी पलटाई कर देते हैं। और जब मई में बोई गई, सपोज दैट हमें धान की फसल लेना है, मई में बोई गई फसल को हम लोग जून के मध्य में लगभग जा करके इसको पलट देते हैं। अगर धान की फसल लेना है तो पलटने के 1 हफ्ते के अंतर्गत हम लोग उसमें रोपाई करके पानी भर देते हैं और सड़ता रहता है। इस प्रकार से धान की फसल भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे भारत में मुख्य रूप से जो हरी खाद की फसल ली जाती है उत्तरी भारत में, वो गेहूं के लिए लोग लेते हैं। उसमें क्या होता है, हमारी जो रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है, वो लैप्स हो जाती है, छूट जाती है, उसमें कोई फसल नहीं हो पाती है। इसको हम लोग जो गेहूं के लिए बोते हैं तो जून जुलाई में बुआई करते हैं और ये जा करके सितंबर अक्टूबर में हम लोग पलटाई कर देते हैं। इसको पलटाई करने के बाद 1 से 1.5 महीने में, 1 से 1.5 महीने में ये क्या होती है, सड़ के तैयार हो जाती है। अगर हमको गेहूं बोना है तो हरी खाद को 2 महीने, हरी खाद अगर बोए हैं तो उसको 2 माह बाद ही हम लोग गेहूं की फसल लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, जानते हैं इसमें सड़ने में समय लगता है। इसमें जो हमारे सड़ाने के कौन से मुख्य रूप से कार्य करते हैं, सबसे अधिक इसमें जो होता है फफूंदी होता है। शुरुआत में स्टार्टिंग जो सड़ाता फफूंदी होता है, उसके बाद जो होता है बैक्टीरिया और तमाम सूक्ष्म जीव होते हैं, एक्टिनोमाइसीज होते हैं, वो सड़ा करके तैयार करते हैं। तो इसमें जब सड़ने के बाद जानते हैं कि जो उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह सब हैं, तो उसको हमारा प्रोटीन है वो अमोनिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन होने के बाद ही वो नाइट्रेट फॉर्म में आता है जो पौधों के लिए उपलब्ध होता है। तो 2 महीने में ये उपलब्ध फार्म में हो जाता है। इसीलिए हरी खाद सड़ाने के लिए 2 महीने बाद ही उसको गेहूं की बुआई उस खेत में करना चाहिए, जिससे सबसे अच्छा रिस्पांस मिलता है। ये हमारी हरी खाद के अच्छे लाभ क्या हैं, अगर देखा जाए तो इसके लाभ क्या होते हैं। हरी खाद अगर जिस खेत में लगाया जाता है उसमें सबसे अधिक देखिए भूमि की जो हमारी भौतिक दशा होती है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, उसमें जल जो है उसमें एरेशन जो होता है, वायु संचरण बहुत अधिक होता है और जल रोकने की क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। और उसके अंदर जो हमारे पोषक तत्वों की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। जैसे सनई में देखिए, जो सनई होती है इसमें करीब 84 केजी यन प्रति हेक्टेयर। और ढांचा में जो ढांचा होता हमारा
ये करीब 77 केजी एन प्रति हेक्टेयर जो होता है ये फिक्स कर देता है उसमें। तो सोचिए कि हमारी खेत की जो जीवांश पदार्थ की मात्रा भी बढ़ती है और ये नाइट्रोजन भी फिक्स हो जाती है उसमें। और इसके अलावा इसमें जो हमारा बायो जीवांश ऑर्गेनिक मैटर जो मिलता है वो करीब, जैसे सनई का है, सनई मिलता है 190 कुंतल, और ढैंचा में होता है 180 कुंतल। इतना जो होता है बायो मटेरियल हमारा जो होता है मिट्टी मिल जाता है। इसके अलावा एक सेंजी होती है जो कि रबी सीजन की हरी खाद होती है, उसको यहाँ पर बहुत कम उगाया जाता है, लेकिन वो सबसे अधिक नाइट्रोजन फिक्स करती है, उसको रबी सीजन बोया जाता है सेंजी। ये होता है सेंजी, इसका वैज्ञानिक नाम मेलिलोटस एल्बा, इसका वैज्ञानिक नाम है मेलिलोटस एल्बा। ये होता है, ये करीब 134 केजी एन प्रति हेक्टेयर, इतना जो है नाइट्रोजन फिक्स करती है इससे। ये हमारी लेग्यूमिनस क्रॉप ही है। और जो बायोमास की मात्रा है यानी कार्बनिक पदार्थ जो हमें प्राप्त होगा वो करीब 267 कुंतल बायोमास प्राप्त होता है। ये हमारे लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर इसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हरी खाद से लाभ क्या है देखा जाए तो हम ये बताए आपसे उसकी भौतिक दशा और रासायनिक दशा में। देखिए उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अलावा उसमें तमाम और जो सूक्ष्म तत्व हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज, क्लोरीन, निकिल, सब उसमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और ये कई वर्षों तक जो होता है, हमारे 2-3 वर्षों तक हमारे भूमि की भौतिक और रासायनिक दशा को मेंटेन किए रहती है। तो जो अगली फसल हम उगाते हैं उस फसल का बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है। इसलिए हरी खाद का जो प्रचार प्रसार खूब हो रहा है, आजकल जान रहे हैं हम लोग कार्बनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हरी खाद भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी किसान भाइयों को इसको अपनाकर अपने खेत की भौतिक और रासायनिक दशा को सुधार करके अधिक से अधिक प्रदूषण रहित खेती करेंगे और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। इस लेसन की समाप्त करते हैं। धन्यवाद।